अच्छा, फिर ना मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि रोबिन्स में तो नहीं लिखे हुए, लेकिन दे आर इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग मेनिंजाइटिस। तो इसमें एक मेनिंजाइटिस का रिव्यू भी हो जाएगा और कुछ वो मिसिंग पॉइंट्स थे रोबिन्स से वो भी कवर हो जाएंगे। तो मेनिंजाइटिस में जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं यही है कि यहाँ बस एक्सप्लेनेशन दी हुई है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि लेप्टोमेनिंजेस हम पाया मैटर और एरेक्नॉइड मैटर को कहते हैं, और अगर इनकी इन्फेक्शन हो जाएगी, इनकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो उसको हम मेनिंजाइटिस कहेंगे। ठीक है, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। इसके अलावा जो और इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो यही हैं कि मोस्टली मेनिंजाइटिस या इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस मोस्टली किसी इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से हो रही होती हैं। और यहाँ पे कुछ चीज़ें गलत लिखी हुई हैं, जैसे हमने देखा था कि इकोलाई और ग्रुप बी स्ट्रेप मोस्टली नियोनेट्स में करा रहे होते हैं। ठीक है, यंगर एडल्ट्स में नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस करा रहा होता है और ओल्डर एडल्ट्स में स्ट्रेप निमोनिया और लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस करा रहा होता है। तो ये हमें डिवीजन ऑलरेडी पता है। अच्छा, और वायरसेस में हमने पहले देखा था कि एंटेरो वायरसेस इंपॉर्टेंट हैं फॉर कॉजिंग मेनिंजाइटिस, और यहाँ पे कोक्साकी वायरस है जो कि एंटेरो वायरस ही है। तो कोक्साकी वायरस या एंटेरो वायरसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये फीको ओरल ट्रांसमिशन डेफिनेटली एंटेरो वायरस। ठीक है, फंजाई में हमने देखा कि मोस्टली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, और इसमें हमने हिस्टोप्लाज्मा का पढ़ा, कॉक्सीडियोर्स का पढ़ा। ठीक है, अच्छा, एक क्लासिक ट्रायड होता है, ये जब मैं आपको बताना भूल गई थी, मेनिंजाइटिस का एक क्लासिक ट्रायड होता है जिसमें आता है हेडेक, नकल रिजिडिटी और फीवर। ठीक है, अगर ये हमें मिलेगा तो ये दिस इज़ अ क्लासिक ट्रायड फॉर मेनिंजाइटिस, हेडेक, नकल रिजिडिटी एंड फीवर। ठीक है, इसके अलावा फोटोफोबिया भी हो सकता है, ऑल्टर स्टेट ऑफ माइंड भी हो सकता है, वोमिटिंग भी हो सकता है। डायग्नोसिस में हम लंबर पंचर करते हैं, CSF की हम लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, और हमें उसके कल्चर में अगर बैक्टीरिया मिलेगा, जो हमें मोस्टली मिलता भी है क्योंकि बैक्टीरियल फॉर्म ऑफ मेनिंजाइटिस इज़ द मोस्ट कॉमन, तो उससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये लंबर पंचर हम कैसे करते हैं, L4 और L5 के दरमियान में से हम नीडल यूज़ करते हैं। लंबर पंचर की स्पेसिफिक नीडल होती है, और इसमें हम क्रॉस करते हैं स्किन को, वहाँ के लिगामेंट्स को, और ड्यूरा मैटर को, रेक्नॉइड मैटर को, एंड फ्रॉम देयर वी ऑब्टेन द CSF। अच्छा, इसके अलावा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ वो ये है कि हम वी नो के हम L4 L5 के लेवल पर ये लंबर पंचर करते हैं, और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो L2 के लेवल पर ही ख़त्म हो जाती है। जब हमने काउंसलिंग करनी होती है लंबर पंचर के लिए किसी भी पेशेंट की, तो उनको ये मिसकंसेप्शन होती है कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड डैमेज ना हो जाए, तो उनको ये बताना है कि स्पाइनल कॉर्ड तो L2 पे ख़त्म होगी, हमने L4 और L5 के लेवल से आपका स्पाइनल वो CSF ऑब्टेन करना है। खैर, तो जो फाइंडिंग्स इंपॉर्टेंट मिलती हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मेनिंजाइटिस, वो ये है कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हमने देखा था कि ग्लूकोज लेवल कम हो रहा था, ये कैरेक्टरिस्टिक है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का। ठीक है, इसके अलावा न्यूट्रोफिल्स की अमाउंट ज़्यादा होती है, न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा है, ग्लूकोज कम है, तो ये क्या है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है। ठीक है, इसके अलावा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो हम कल्चर भी कर सकते हैं। वायरल मेनिंजाइटिस में ये कि हमें कोई पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा, और हमारे पास लिम्फोसाइट ज़्यादा हुए होंगे और ग्लूकोज हमें तकरीबन नॉर्मल मिल रहा होगा। ठीक है, फंगल मेनिंजाइटिस में क्या होगा कि अगेन लिम्फोसाइट ज़्यादा होंगे और ग्लूकोज कम होगा। तो ये क्लासिकल फाइंडिंग्स हैं इसकी। ठीक है, ग्लूकोज कम होना, न्यूट्रोफिल ज़्यादा होना, ग्लूकोज कम होना, लिम्फोसाइट ज़्यादा होना, ग्लूकोज नॉर्मल होना लेकिन लिम्फोसाइट ज़्यादा होना, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ये है कि सिंस वहाँ पर काफ़ी देर तक अगर इन्फेक्शन रहेगी, इन्फ्लेमेशन रहेगी, तो एडीमा डेवलप होगा, उसकी वजह से हर्निएशन भी हो सकती है जो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, और एडीमा की वजह से हाइड्रोकेफलस भी हो सकता है ड्यू टू द ब्लॉकेड ऑफ द एब्जॉर्प्शन पाथवेज। और उसकी वजह से एक और चीज़ की जब कहीं पर हाइड्रोकेफलस डेवलप होता है ना, या कोई भी इन्फेक्शन से इन्फ्लेमेशन हो रही, तो अगर इन्फ्लेमेशन हील होगी तो डेफिनेटली इट इज़ पॉसिबल कि वो फाइब्रोसिस से या वो स्कारिंग से हील हो। तो अगर फाइब्रोसिस हुआ है, स्कारिंग हुई है, तो स्कार एपिलेप्सी एक टर्म यूज़ होती है, स्कार एपिलेप्सी बड़ी कॉमन होती है पोस्ट मेनिंजाइटिस। ठीक है, ये वो भी हो सकता है, हमने उसको भी माइंड रखने कहीं वो तो नहीं हुई इस पेशेंट को, अगर कोई सीजर्स की हिस्ट्री के साथ आया तो इट इज़ पॉसिबल कि पास्ट में मेनिंजाइटिस हुआ, इन्फ्लेमेशन हुई, फाइब्रोसिस हुआ, और अब स्कार एपिलेप्सी डेवलप होगी। तो दीज वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एक्स्ट्रा थे, तो मैंने बता दिया आपको।